नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज की चर्चा थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि हम लगातार आपसे बातचीत करते आ रहे थे पिछले एक महीने से। न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन लोगों के लिए कि हम बहुत जल्द चर्चा को पे वॉल के पीछे लाएंगे, ले जाने वाले थे। तो ये जो चर्चा है आज रिकॉर्ड हो रही है, ये चर्चा पे वॉल के पीछे रहेगी और सिर्फ उन्हीं लोगों को उपलब्ध होगी जो न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स हैं। जो मेहमान आज जुड़े हुए हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं आपको। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ हमारे दो साथी हैं, आनंद वर्धन और हृदय जोशी। लगातार आप इन दोनों लोगों को सुनते रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। दो हमारे और लोग जुड़े हैं साथी, वहाँ से ऑनलाइन हैं। पवन दुग्गल हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं या वकील हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा में आपका। धन्यवाद। आज आपकी चर्चा में जुड़ के बहुत आनंद आ रहा है। और साथ में हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल भी ऑनलाइन जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। हेलो। एक और जानकारी है जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। कल से मैं न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम के साथ 5 राज्यों का जो चुनावी दौरा है उस पर जा रहे हैं और मॉर्निंग शो, अनदर इलेक्शन शो, ये सब पे हमारी टीम लगा बड़ा प्लान बनाकर काम कर रही है। और ये वाली जो चुनावी कवरेज है हमारी बहुत विशेष है क्योंकि ये न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट साथ मिलकर इसको कवर करेंगे। हमारे कई सारे रिपोर्टर पहले से ही फील्ड में हैं और ग्राउंड से चुनाव की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये एनएल सेना प्रोजेक्ट जो 5 राज्यों का है, इसको जल्द से जल्द पूरा करवाने में मदद करें हमारी। जो भी राशि आप चुनना चाहें, हमारे वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर एनएल सेना के उस पर टैग पे क्लिक कर और वहाँ मनचाही राशि आप उसमें डाल सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ शुरू हुई है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मसला है और चुनावी फंडिंग का मसला है, जिसमें कॉरपोरेट की अनोनिमिटी का एक बड़ा मुद्दा है कि वो अपनी गोपनीयता को बनाए रखते हुए चुनावी चंदा दे सकते हैं। इसमें संविधान पीठ, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर याचिका दायर की थी जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था 2017 में लागू हुई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अब सुनवाई की है और अपना फैसला रिजर्व कर लिया है 3-4 दिन की लगातार सुनवाई के बाद। मेरे साथ दो कानून के जानकार भी हैं, तो इस पर भी उनकी भी राय मैं चाहूँगा कि थोड़ा लगे हाथ ले ली जाए। देखिए, अभी क्योंकि मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय के सामने, तो उनके फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन कुछ बुनियादी जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। पहली बात, पारदर्शिता का मुद्दा, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है इस बात को जानने के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कौन कितने पैसे कैसे लगा रहा है। और अगर पारदर्शिता उसमें नहीं होगी तो उसका क्या औचित्य होना चाहिए, इस बात पर निर्णय आने की उम्मीद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड के प्रिंसिपल को पूरी तरीके से समर्पित है या कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड के बेसिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सत्ता में सरकार होगी वो लगातार कोशिश करती रहेगी कि उसको ज्यादा फायदा हो, और जो विपक्षी दल हैं जो सत्ता में नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं उनके जो लीगल और इलेक्टोरल इंटरेस्ट हैं उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाएगा। ठीक बात है। आनंद, जो कोर्ट है वो इसमें कई तरह के पक्षों को देखेगी, ये तो एक बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बैलेंसिंग एक्ट क्या हो सकता है कि क्योंकि जो फंडिंग है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी सेंसिटिव हैं। जैसे उड़ीसा में एक डेटा है कि सबसे ज़्यादा फंड जो है वो 10 को बीजेडी को है। तो यही टीएमसी को है बंगाल में टीएमसी को है। तो जहाँ ज़्यादा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति लगी, जो भी पार्टियां लगी, उसको फंडिंग ज़्यादा आ रहा है। तो जिससे जो स्टेट रिसोर्सेज हैं या स्टेट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उसको जो डोनर्स हैं उनको लग रहा है उससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। कोई लाग लपेट किए बिना साफ कहना है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और काम करने का तरीका इसमें बहुत ही
निराशाजनक रहा है। 2018 से 2022 तक 10,000 करोड़ के लगभग के इलेक्टोरल बॉन्ड निकाले जा चुके हैं, और ये स्कीम जैसी आई थी फाइनेंस बिल के जरिए, उसी वक्त ये बात कही गई थी कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद खुद न्यूज़ लॉन्ड्री ने उसके हिंदी वर्जन को छापा था, जो आज पार्ट की हमारी सीरीज है कि इसमें कैसे पार्ट की, उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और सब लोगों ने इसका विरोध किया था। ये ब्लैक एंड व्हाइट में आरटीआई कानून की ताकत के से बाहर आ चुका है। तो इसमें ये बात तो निकल के साफ आई है कि इसकी नीयत क्या थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। हिदेश ने जो बात बोली है उसके अंदर सरकार ये भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये भी कहा है कि भाई ये हमारा डोमेन नहीं है पॉलिसी बनाना। तो मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन आएगा उसमें वी शुड नॉट एंटीसिपेट, जैसे दुगल साहब ने कहा सही है, लेकिन जो भी डिसीजन आएगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज होती है कि लूप होल हो सकता है कि जो सरकार उसको दोबारा एक्सप्लॉइट करके फिर बना। इसमें एक और पॉइंट है। हाँ। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिविजुअल्स 1-1 करोड़ का खरीदते हैं, उनकी बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करती है कि भाई उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, और एक बड़ी पार्टी है वो। दिल्ली की हवा का जो मामला है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का, कल तक जो वेरी पुअर थी आज वो सिवियर में चली गई है। हृदेश, मैं एक कमेंट्री आपसे चाह रहा हूँ इस मामले में कि ऐसा क्यों है कि बार बार, एक तो पॉलिसी लेवल पर अगर हम चुनाव के पन्नों को देखें तो वहाँ पर ज़िंदगी इतनी सामान्य दिखेगी कि आप अखबार पूरा पढ़ जाएंगे और लगेगा कि जैसे दिल्ली में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। लोगों के 2-4-5 करोड़, अगर हम दिल्ली NCR और पूरा मान के चलें तो कम से कम 3-4-5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी एक साथ दांव पर जहाँ लगी हुई है। चुनाव में मुद्दा नहीं बनता, ये न्यूज़ लॉन्ड्री पर हम कई बार इस बात को कह चुके हैं, स्टोरीज लिखी हैं। लेकिन फैक्चुअल बात ये है कि अभी जो शहरों की हवा है वो जितनी ख़राब है, गाँव की हवा भी वैसी ही ख़राब हो रही है। तो वो ज़माने अब लग चुके हैं कि जब हम कहते थे कि दिल्ली और बड़े बड़े शहर जो उसके आसपास हैं उनकी हवा ख़राब है, लेकिन डेटा अभी भी बताते हैं कि 6 आउट ऑफ 10 सिटी जो हैं वो दिल्ली NCR के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। 2015 से सरकार के अपने मंत्रालय जो हैं वो इन कंपनियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो टेक्नोलॉजी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो नहीं लगा रही है। तो अभी का जो प्रदूषण है वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन जो टॉक्सिटी है प्रदूषण की जिन चीज़ों से बढ़ती है उसको भी रोकने में सरकार ने न केवल नेग्लिजेंस की है बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो, क्योंकि बच्चों की जान जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब लोगों को कुछ दिया भी जाता है और लोगों में एकदम सोशल मीडिया में हल्ला हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, स्मोक टावर्स हमें दिए जा रहे हैं। स्मोक टावर से बड़ा धोखा और कुछ नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देखिए, भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र हो चुका है, और उस सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र की राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो, एक बहुत ही नकारात्मक छवि भारत की पूरी दुनिया भर के दृष्टिकोण में दिखाती है, जो हम सबकी वर्ल्ड थॉट लीडरशिप पोजीशन को स्थापित करने में कहीं ना कहीं हमको एक नकारात्मक प्रभाव छोड़कर जाएगी। आवश्यकता है कि होलिस्टिकली इस मैटर को डील किया जाए, क्योंकि साल दर साल आपके साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है, साल दर साल ज्यादा से ज्यादा लोग अस्थमैटिक हो रहे हैं, लेकिन उनको जो इफेक्टिव रेमेडीज मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रही हैं। वहां पर मुझे लगता है कि जुडिशरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक घटना जो कि मैंने बताया किस तरह से जासूसी की घटना सामने आई, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को निशाना बनाया गया और एप्पल का मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वालों को एप्पल की तरफ से एक मैसेज दिया गया, जिस पर हम बातचीत आज करेंगे कि जिन लोगों के नाम सामने आए या जिन लोगों ने अपनी तरफ से चिंता जताई है वो विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं। तो इस तरह का कोई मैसेज और आना जिसमें सिर्फ एक तरफ के या विपक्ष के नेता हों, तो क्या किसी एक बड़े संशय की तरफ या संदेह की तरफ इशारा है? एक धारणा है, लोग समझते हैं कि वो आईफोन खरीद रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर एक मिथ्या है, एक धारणा है जो गलत है। कारण ये कि दुनिया भर में कोई भी ऐसा फोन आज तक निर्मित नहीं हुआ है जो पूरी तरीके से हैकिंग प्रूफ हो या जिसको हैक किया ही ना जा सका हो। जी। मेरा मानना सिर्फ एक लीगल दृष्टिकोण से है। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार को इंटरसेप्शन की पावर है। वो पावर धारा 69 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत होती है, लेकिन ये पावर कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में ही इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के संदर्भ में,
पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों के संदर्भ में या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी के संदर्भ में सरकार कहीं नहीं कह रही कि साहब मैंने इंटरसेप्शन की है, ना ही एप्पल कह रहा है कि मैंने हैकिंग किया या इस फला सरकार ने हैकिंग करी है। जी वो एक ब्रॉड जनरल सी स्टेटमेंट दे रहा है। तो मुझे लगता है उस स्टेटमेंट की जो महत्व है उसको हम ना नकारें, उसको हम अंडरमाइन ना करें, क्योंकि भारत में या कहीं भी जो एक दार्शनिक स्तर पर राइट टू प्रिवेसी जो है उसका जो निजता का अधिकार है वो मौलिक रूप से है क्या, तो कई लोग बहुत तरह से इसको समझते हैं। मैं खाली एक जगह आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जो निजता के अधिकार को हमारे पूर्व आईटी मिनिस्टर थे सूचना प्रौद्योगिकी रविशंकर प्रसाद वो कह रहे थे कि वो 10 मीटर मोटी दीवार में कैद है। हाँ, वो निजता का अधिकार और भी सिर्फ मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके नहीं, और भी उसका जो है ये मैं फिजिकल फॉर्म में उन्होंने बताया था, आप दार्शनिक बाद में। हाँ उसका एक उसकी परिधि जो है वो काफ़ी बृहद है जी। तो इसमें जो भारत सरकार की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस वाली जो जांच है वो शायद कल शुरू भी हो गई है जी। तो उसमें जो आईटी सचिव हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव, शायद एस कृष्णन नाम है उनका, तो उन्होंने भी यही सब बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि स्पेसिफिक नहीं है। एप्पल ने खुद भी कहा है जैसा कि इसमें कुछ फॉल्स अलर्ट्स भी हो सकते हैं। पिछले कुछ वक्त में प्राइवेसी के मामले में जनता के भीतर ऐसा भाव आया है, और जो भाव भक्ति भाव से आया है वो ये कि उन्होंने अपने जो कंसेंट ऑफ गवर्न में अपने राइट्स को एक बाउंड्री से ज्यादा, मैं पर्सनल अपने पैमाने को तय कर रहा हूँ, हर किसी का पैमाना अलग होता है, बहुत ज्यादा शेड किया है। जैसे जब आधार की बात चल रही थी तो पत्रकार के तौर पर हम लिख रहे थे और कह रहे थे कि आधार के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी और वो कहते हैं तुम्हारा सारा डाटा गूगल के पास है, तुम्हारा सारा डाटा इसके पास है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी जो इसमें कई किताबें लिखी गई, इसमें एक बेहतरीन किताब जो है वो देखिए सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी जो सरकार रखी हुई है, जिस पर आपके और मेरे बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, वो फिर भी सुरक्षित है। लेकिन द मोमेंट आपने सरकार होने के नाते आधार को अलग अलग चीजों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, तो आपने आधार का एक नया इकोसिस्टम विकृत मतलब डेवलप कर लिया है, और ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से असुरक्षित है, इनसिक्योर है। मसलन अगर आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर ही दृष्टि डाल लें तो उसके प्रावधान प्रत्येक कंपनी पर लागू हैं, प्रत्येक व्यक्ति को भारतवर्ष में लागू हैं, सरकार पर भी लागू है। लेकिन ये कानून सरकार को एक विशिष्ट प्रावधान देता है, पावर देता है, जिसके तहत सरकार कुछ चुनिंदा सरकारी एजेंसीज को इस कानून की एप्लीकेबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर सकती है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अधिकांश सरकारी एजेंसीज को डीपीडीपी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दो प्रकार के बबल इस डिजिटल इकोसिस्टम में उत्पन्न होने वाले हैं। सर एक लाइन में बता दीजिए, अतुल के पास एप्पल है, मेरे पास तो एक बहुत सस्ता सा एंड्रॉइड है, तो ही इज सेफर देन मी। सर वी स्लाइटली सेफर देन यू, बट ऐसा नहीं है। आज इनका भी फोन हैक हो सकता है, आपका मतलब इनका भी आएगा नंबर, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। ये बात सही है आपका। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला विषय है उस पर एक संक्षेप में हम बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वो है आम आदमी पार्टी के नज़रिए से ईडी ने जो दिल्ली की नई शराब नीति, आबकारी नीति थी, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर जांच जारी है, और उसमें पैसे के लेन देन के आरोप आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर लग रहे हैं। इसके तहत 3 नेता, विजय नायर और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, पहले से ही जेल में हैं, और ईडी इसके अलावा एक दूसरे मामले में सत्येंद्र जैन जेल में है। इसके अलावा अब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि पार्टी का चेहरा हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनको भी बुला लिया है, और इस बात के तमाम अटकलें हैं कि क्या ईडी उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। अगर उनको गिरफ्तार कर लेती है तो फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा, और इस तरह की तमाम स्पेकुलेशन है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है बहुत चीज़ें इस्टेब्लिश हुई जी, और बाद में कन्विक्शन हुआ, लेकिन सीआरपीसी के अंदर जो है वो पावर दिया जा सकता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इवन पुलिस को भी, कि उसके अंदर है आप जो है जो कुछ एविडेंस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपको नहीं मिल रहा है, तो लेकिन उस एविडेंस को उस हद तक खड़ा करने के लिए आप ले सकते हैं, उसी के अनुसार ये प्रक्रिया है।
तो एक है कि अब चूंकि 4-5 लोग गिरफ्तार हैं, ये हैं, तो इसका एक मेरे ख्याल से अब इसकी राजनीतिक एक वो है कि इनका जो कोर वोटर ग्रुप है वो तो ये मानने को तैयार है कि ये लोग ऐसा नहीं किए होंगे। लेकिन एक ही केस में कई लोग जब हैं, एक है तो एक संशय की स्थिति बना देना कि कुछ ना कुछ तो है भाई। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।